हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 संख्या पद्धति अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2। तो देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। तो पहला सवाल जो है वो कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो है उसे देखते हैं हम पहले। ठीक है, प्रत्येक अपरिमित संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमित संख्या जो है वो वास्तविक संख्या होती है, तो इसका मतलब है सत्य है। क्या है? सत्य है। क्यों सत्य है ये आपको डिटेल में बताऊंगा, इसे दोबारा करेंगे ये तब बताऊंगा। ठीक है, और ये है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतक। तो तीसरा जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमित संख्या होती है। तो देखते हैं इन तीनों को हम डिटेल से एक एक करके समझेंगे और देखेंगे इनको कैसे हल करते हैं। चलिए चलते हैं, तो एक एक करके इनको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले सवाल के पहले कथन को। ठीक है, तो पहला जो कथन है वो है प्रत्येक अपरिमित संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आइए देखते हैं मस्त मजे से। तो पहले लिखते हैं हम वास्तविक संख्या। तो हल फिर लिखो वास्तविक संख्या। अब मैं लिख रहा हूं परिमित संख्या और अपरिमित संख्या। ठीक है, ये वास्तविक संख्या है, ये परिमित संख्या है, ये अपरिमित संख्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। परिमेय ये भी इसमें होती है और ये भी इसमें होती है। ठीक है, इस वास्तविक संख्या में ये परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। तो इसका मतलब होगा कि हमारा ये आंसर जो है वो सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम, आंसर है हमारा सत्य है। आंसर है सत्य। ठीक है, सत्य है। ठीक है, अब हम ये पूछा है कारण के साथ बताइए, कारण भी बताइए क्यों है सत्य। तो कारण हम लिखते हैं, कारण है कि वास्तविक संख्या के अंदर वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमित संख्या होती है। वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमित संख्या होती है। ठीक है, अब अगला हमारा जो कथन है उसे हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं। तो दूसरा जो कथन है वो है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम जो है एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या रेखा को खींचेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। तो यहाँ हाल लिख देते हैं, फिर संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा। ठीक है, बना ली संख्या रेखा में। ठीक है, पहले संख्या रेखा बनाएंगे, फिर बीचों बीच इस को खींचेंगे। बीचों बीच में हम क्या करेंगे, इस जीरो को रखेंगे, बीचों बीच में जीरो को रखेंगे। फिर इसमें बीच में रेखा से खींचेंगे इसमें, फिर यहाँ एक, फिर रेखा से यहाँ दो, फिर रेखा से फिर तीन,
फिर 4, फिर 5, ठीक है। ऐसे में इधर को इस इधर को किससे आएंगे, माइनस में आएंगे, ठीक है। 2 -3 -4, ठीक है, और -5। रूट m के रूप के हैं ये बताओ। तो देखते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। रूट m के रूप के हैं तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। √1, ठीक है, ये m के रूप का है, ठीक है। अब इसको भी √2, ये भी m के रूप का है, मतलब ये m के रूप के हैं। परंतु इधर देखते हैं हम, इधर भी ये m के रूप के हैं। तो देखते हैं -1 और -2। तो देखिए -2 m के रूप का नहीं है, संख्या में चला जाता है, काल्पनिक संख्या जानते हैं आप, काल्पनिक संख्या में चला जाता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये कह रहा है कि जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, तो m एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे और इसका निकालेंगे तो प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा उत्तर होगा असत्य। क्या होगा, असत्य, असत्य है। अब हम कारण भी जान लेते हैं, ठीक है। तो कारण भी जान लेते हैं, इसका कारण भी जान लेते हैं, ये क्यों असत्य है, ठीक है। तो जान लेते हैं, क्योंकि कोई ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का, किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये सवाल हम क्लियर चेक कर चुके हैं। आइए देखते हैं तीसरे कथन को, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा कथन। तीसरा कथन कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम लिखते हैं हल। तो हम देखेंगे √1, √2, √3, ठीक है। ये भी वास्तविक संख्या के अंदर आता है, ये भी अंदर आता है, ये भी वास्तविक संख्या के अंदर आता है। अब देखते हैं हम 1, 2, 3, ये भी वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं, ठीक है। ये भी वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा असत्य। असत्य है, ठीक है। क्यों है, तो यहां हम देखेंगे क्यों है। देखिए √1, √2, √3 ये भी वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं, और 1, 2, 3 ये भी वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं। तो कारण जो है हमारा, कारण होगा कि ये 2 जो है, 2, 1, 3 जो है, 2, 1, ये क्या है, वास्तविक संख्या लिख दो या परिमेय संख्या लिख दो, ठीक है। 2, 1 वास्तविक संख्या है। जब वास्तविक संख्या के संग्रह में है तो वास्तविक लिख दो, ठीक है। 2, 1 वास्तविक संख्या है, अपरिमेय नहीं, ठीक है। अपरिमेय नहीं, ठीक है। क्या है, क्योंकि 2, 1 वास्तविक संख्या है, अपरिमेय नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सवाल, जो पहला सवाल था इस प्रश्नावली का, वो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं और उसको भी मस्ती से, मजे से
आराम से हल करते हैं और धमाके से हल करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो आइए हम देखते हैं। पहले लिखते हैं यहाँ हल। पहले क्या लिखते हैं? यहाँ हम हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद फिर देखते हैं √1। √1 का जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा, ठीक है। और √2 का भी क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। √3 का भी क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। पर √4 का क्या आएगा? √4 का वर्गमूल क्या आएगा बताओ? तो इसका मतलब है कि परिमेय आएगा। इसका क्या आएगा? परिमेय। अगर इसका 4 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और 2 क्या है? परिमेय संख्या है भाई। तो इसका मतलब होगा कि नहीं। तो यहाँ आंसर लिख देते हैं हम नहीं। तो कारण भी बता देते हैं। कारण दे दो या उदाहरण दे दो, एक ही बात है। कारण बता देते हैं क्योंकि √4 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √4 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं उसको भी धमाके से और आराम से, मजे से, ठीक है। तो चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, ठीक है। तीसरा सवाल जो है वो कहता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, अच्छी तरह से देखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं हम? हल। अब हम संख्या को खींचेंगे, संख्या रेखा को खींचेंगे, ठीक है। किसको खींचेंगे? संख्या रेखा को खींचेंगे। बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? बीचों बीच में एक ये डंडा से खींचेंगे, ठीक है। और फिर इसमें 0 लगा देंगे, यहाँ 0 लिख देंगे। अब यहाँ इधर ऋणात्मक की और फलन धनात्मक की हम संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 ऋणात्मक, -1 -2 और -3, ठीक है। ऐसे इधर लिखेंगे। एक बात ध्यान रखना कि ये दूरी जो है वो सेम होनी चाहिए सबकी, ठीक है। ये दूरी, ठीक है। यहाँ तो ऐसे लिखा जा रहा है, पर आप जब हल करो कॉपी पर तो पेन प्रकार की मदद से करना। और इसकी जो दूरी होगी वो सब दूरी एक समान होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। अब इतना तो हो गया हमारा क्लियर। अब देखते हैं कि 5 का वर्गमूल कितना आएगा। 5 का वर्गमूल शायद 2 पॉइंट के लगभग आएगा, ठीक है। 2 पॉइंट के लगभग आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस 2 पर ही हम एक लंब खींचेंगे। जो लंब की दूरी होगी वो होगी 1 और 2 की जो बीच की दूरी है उतनी ही इस लंब की दूरी होगी, ठीक है। तो देखते हैं, खींचते हैं। तो हमने खींच ली, ठीक है। इतनी मान लो है, इतनी मान लो, इतनी। तो हमें क्या करना है? 90 डिग्री का कोण बनाना है यहाँ, ठीक है। 90 डिग्री का कोण। तो ये क्या हो गया? 90, यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री कोण। और इसको हम क्या करेंगे? 0 से मिला देंगे। क्या करेंगे? 0 से मिला देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस लंब की दूरी कितनी है? 1 इकाई, ठीक है। 1 इकाई तक ही बनाना है, ठीक है। 1 इकाई तक। और इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है 2 इकाई, ठीक है। 2 इकाई, 1 और 2, ठीक है। 2 इकाई है इसकी दूरी जो है वो 2 इकाई है।
अब हम क्या करेंगे, इनको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं हम सी, इस रेखा को सी, इस बिंदु को सी मान लेते हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं हम ए, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम बी, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम बी। अब हमारा क्या प्राप्त हो गया, यही ये जो है वो हमारा √5 है, ठीक है, √5 है। तो अब क्या करेंगे आप, इस U को केंद्र मानकर, यहाँ G को केंद्र मानकर और इसको क्या करना है आपको मैं बता रहा हूं। अब आपको क्या करना है कि O को केंद्र मानकर, जीरो जो है उसको केंद्र मानकर और इसको CA को क्या करेंगे हम त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे, चाप लगाएंगे, एक चाप, ठीक है। तो इस चाप जो खींचे इस टाइप से खींचना, पेन प्रकार जो होते हैं नहीं उसकी मदद से खींचना। तो एक हम चाप लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एक चाप लगा देंगे, एक चाप लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, हम इसको कुछ भी मान लेते हैं डी, ठीक है, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, हम क्या मान सकते हैं कि CA बराबर CD, CA बराबर CD क्यों है, क्योंकि ये त्रिज्या है तो ये भी तो इसके बराबर त्रिज्या होगी, ठीक है। ये त्रिज्या इस पर चाप खींचा है तो ये भी इस त्रिज्या के बराबर होगी, तो हमने लिख दिया CA बराबर CD, ठीक है। तो कितना प्राप्त होगा हमारा, ये कितना है, √5, कितना है, √5, ठीक है, इतना हमको प्राप्त हो गया। आप कहेंगे सर कैसे दर्शाया गया, अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। तो देख लेते हैं, हम इसको मिटा लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय करने के लिए, लागू जानने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस का सूत्र है कर्ण स्क्वायर से याद रखना, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा, लंब तुम्हें देखा होगा वो कितना था ऊपर की ओर, वो क्या था, लंब हमारा 1 है, ठीक है। तो लंब की दूरी जो है हमारे, हम वो लिख लेंगे लंब है 1। और आधार कितना है, आधार जो नीचे ये लाइन खींच रही थी ये वाली CD, वो कितनी थी हमारी, CB जो थी, CB वो थी हमारी 2, ठीक है, कितनी थी 2, तो वो आधार थी, ठीक है, आधार था। तो इसको हम 2 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं कर्ण स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है। तो अब हम इनको जोड़ लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बराबर कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ √5 हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ रूट आ जाएगा ये, ठीक है, √5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।